नमस्कार, आपका स्वागत है इस परिचर्चा में। आज हम एक परिचर्चा करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है सरकारी बैंकों का निजीकरण। मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि फाइनेंस इंडस्ट्री से हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको आज की परिचर्चा का थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा हम परिचर्चा क्यों करने जा रहे हैं ये बता देता हूँ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक एसोसिएशन ने एक बैंक्स की हड़ताल की घोषणा करी। ये संगठन सबसे बड़ा राष्ट्र का संगठन है जिसमें करीब 9 ऑर्गेनाइजेशंस, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा है। इसका सबसे मुख्य कारण था सरकार की एक घोषणा जिसमें सरकार ने ये बोला कि आईडीबीआई बैंक के अलावा दो और बैंक्स जो कि सरकारी बैंक हैं उनका निजीकरण किया जाएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ये अनाउंस किया था कि किन्हीं दो बैंकों का और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। आपको याद होगा सरकार ने एलआईसी का निजीकरण पिछले साल ही अनाउंस कर दिया था और गवर्नमेंट ने, सरकार ने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये दो प्राइवेट बैंक कौन से होंगे। ऐसा माना जा रहा है या जो भी मीडिया में चर्चा हो रही है उसमें ये माना जा रहा है कि ये या तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक या सेंट्रल बैंक में से कुछ हो सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो परिचर्चा है या बैंकों का निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। उस समय गवर्नमेंट का तर्क ये था कि ये सारे बैंक्स अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं और ये अपने मालिकों के प्रति ज्यादा झुके हुए हैं और अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारी एक बैंकिंग सेक्टर की होती है वो नहीं निभा पा रहे हैं। 1955 में इससे पहले एसबीआई का भी निजीकरण किया गया था। फिर 1980 में मुरारजी गवर्नमेंट ने 6 और बैंकों का निजीकरण किया। 1991 में जब हमारा देश में एक निजीकरण की पहल हुई, उस समय से ये डिबेट शुरू हो गई कि क्या बैंकों को प्राइवेट होना चाहिए या फिर सरकार को इसको रन करना चाहिए। सरकार ने 1991 में भी ये बोला था कि सरकार का ये काम नहीं है कि वो एक बिजनेस में बिजनेस चलाए। यहां तक कि इस गवर्नमेंट ने ये तक बोल दिया है कि वो बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उसमें भी निजी भागीदारी लेके आएंगे या फिर उनका निजीकरण करेंगे। देखिए, ये जो मुद्दा है इसमें दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं। ये बोला जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने फायदे के लिए, जो भी सरकार आती है वो अपने फायदे के लिए बैंकों का इस्तेमाल करती है। जैसे कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में कई बार लोन वेवर्स अनाउंस किए जाते हैं और इसका पूरा जो बोझ है वो बैंकों पे आ जाता है। पिछले 3 साल में गवर्नमेंट करीब 1.5 लाख करोड़ बैंक्स में पंप इन कर चुकी है बैंकों को रिवाइव करने के लिए। और यही नहीं, इसके अलावा 1 लाख करोड़ का भी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के तौर पे वो पैसा बैंकों को दिया गया है। तो ये माना जा रहा था कि जब तक ये सरकारी कंट्रोल में बैंक रहेंगे तब तक इनका एक अच्छे से काम करना, आगे जाना पॉसिबल नहीं है और गवर्नमेंट को बार बार इन बैंकों में पैसा डालना पड़ेगा। परंतु श्री वाई.वी. रेड्डी को मैं यहाँ पर कोट करूंगा, जिन्होंने ये बोला था कि बैंकों का निजीकरण भी एक पॉलिटिकल डिसीजन था और उनका प्राइवेट होना भी एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। जो हमारी यूनियंस हैं उनका ये मानना है कि सरकार का ये कदम बिल्कुल वाजिब नहीं है, क्योंकि बैंक्स
जो सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं वो कभी भी प्राइवेट सेक्टर के अंडर में नहीं कर पाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हमने आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक में देखा। जब उन बैंक्स में गड़बड़ियां हुई तब यहां पर यह समझ में आया कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है जब एक प्राइवेट बैंक अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा पाए। इन्हीं मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग उपस्थित हैं यहाँ पे और हमारे साथ में बीच बीच में ज्वाइन करते जाएंगे। सिद्धार्थ राउत सर, मैं आपके पास आता हूँ। अभी अश्विन राणा जी ने हमको ये समझाया कि रिक्रूटमेंट पैटर्न भी बदल जाता है। रिक्रूटमेंट पैटर्न ही नहीं, एक वर्क का कल्चर ही बदल जाता है बैंक में जब वो प्राइवेटाइज होता है। धमीजा जी ने भी हमको ये बताया कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो बदल जाती हैं। सर, हमें जब ये चर्चा हो रही थी तो हमें आपके बैंक का नाम मीडिया में आया कि शायद आपका बैंक प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, ऑल्दो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस नहीं किया। तो सर, थोड़ा सा आप बताइए कि आपके बैंक में क्या चल रहा है, आप लोग क्या कैसा महसूस कर रहे हैं और इसमें आपका पक्ष क्या है। अगर कल को हमें ये पता लगता है कि आपका ही ये बैंक है जिसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, तो आप उसमें क्या फायदे या क्या नुकसान देखते हैं और आपका जो आंदोलन है उसमें आपकी क्या भूमिका है सर, थोड़ा सा ये बताएं हमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बोलने का आपने मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्राइवेटाइजेशन के यहाँ पर 3 मायने हैं और ये एक एसोसिएशन के प्रतिनिधि के तौर पर मैं यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन के 3 मायने जो हमें महत्वपूर्ण तौर से ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला मायना ये है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में कॉमन मेंबर्स को उससे क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि उससे रिजर्वेशन पर भी कुछ महत्व पड़ेगा क्या, रिजर्वेशन पर भी उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस वक्त प्राइवेटाइजेशन की चर्चा हुई उसके तुरंत बाद से सब लोग जब रास्ते पर आए, बजट सेशन में महोदया वित्त मंत्री महोदया ने बताया कि 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा, एक जीआईसी प्राइवेट होगी, एलआईसी के आईपीओ निकाले जाएंगे। और उन्होंने बैंक का नाम अनाउंस उस समय पे नहीं किया, जो पूरी तरह से एक सस्पेंस है। और उसके बाद में हर इकोनॉमिस्ट एनालिस्ट ने या हर मीडिया हाउस ने, प्रिंट मीडिया बोलिए, न्यूज वीडियो बोलिए, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपना खुद का एक रिसर्च प्रस्तुत किया और रिसर्च में उन्होंने खुद अपने मर्जी से कुछ बैंकों के नाम सामने प्रस्तुत कर दिए। अब उन्होंने किस आधार पर उन बैंकों के नाम प्रस्तुत किए ये अभी तक के पूरी तरह से सस्पेंस है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इससे फर्क क्या पड़ेगा? तो सर मैं ये कहता हूं कि आज की तारीख में मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बैंकों को लेकर या इस देश की सामाजिक अवस्था को लेकर, फिनेंशियल लिटरेसी को लेकर एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जानते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल करने के लिए नेशनलाइज्ड बैंक के कर्मचारियों ने जो दिन रात एक किया है, उसका आंकड़ा मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूं सर कि आज की तारीख में ये आप आरबीआई की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आज की तारीख में कुल मिलाकर 41 करोड़ 97 लाख इतने पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर्स हैं। आई रिपीट, 41 करोड़ 97 लाख इतने पीएमजेडीवाई के अकाउंट होल्डर्स हैं और जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स और आरआरबीज, इनका आंकड़ा अगर हम गौर करें तो वो है 40 करोड़ 72 लाख। आप देखिए कि 41 करोड़ 97 लाख में से 40 करोड़ 72 लाख 40 करोड़ 72 लाख, ये आंकड़ा सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का और कंट्रीब्यूशन क्या है तो वो है 1.25 करोड़ ओनली, दैट इज नॉट इवन 2% ऑफ इट। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि पीएमजेडीवाई ये जो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने लाई थी वो किस वर्ग के लिए लाई थी। तो वो इस देश के सामाजिक, इस देश के गरीब तबके के लिए लेकर आई थी और इस गरीब तबके का विचार करने का काम मात्र पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने किया है, मात्र नेशनलाइज्ड बैंक्स ने किया है। पीएमजेडीवाई में फ्री में अकाउंट्स खोले जाते हैं, रिलैक्स केवाईसी में अकाउंट्स खोले जाते हैं और उसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन एक प्रकार से नील है। तो अब फिर अब हम इस बात की अगर चर्चा करेंगे कि इससे कॉमन मेंबर्स को क्या फर्क पड़ेगा, तो
तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जब कोई कॉमन आदमी, जब कोई फल भेजने वाला आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी, छोटी सी किराना दुकान चलाने वाला आदमी जब खाता खोलने जाता है तो उससे 10,000, 15,000, 20,000 रुपए इतना उसे अकाउंट खोलने के लिए चार्ज लगता है, मिनिमम बैलेंसेस उतने मेंटेन करने पड़ते हैं। ये छोटा आदमी ये सब नहीं कर सकता है, और ये हर कोई जानता है। इसके पहले की सरकारें भी जानती थी, ये सरकार भी जानती है, और इसीलिए उन्होंने पीएमजेडीवाई नाम का स्कीम निकाला। सर, दुनिया की किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने आज तक 12 रुपए का इंश्योरेंस नहीं दिया है। ये इंडिया है जहां पर पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई के नाम पर 12 रुपए में, 330 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। सर, ये सिर्फ नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज कर रही है, कोई प्राइवेट कंपनी को इसके लिए टाइप नहीं किया गया है। दिस इज ऑल बिकॉज क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर्स ही है जो कॉमन आदमी का विचार करती है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनका एकमात्र मकसद होता है केवल पैसा कमाना। उनके लिए सोशल एंगल कोई मायने नहीं रखता है, वो चाहे किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री का आप बात करिए। एक प्राइवेट इंडस्ट्री आप मुझे बता दीजिए जो ये सामाजिक वर्ग के लिए काम करता है, ऐसा कोई नहीं है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मोदी जी या डीएफएस इसे अपना अचीवमेंट मानती है कि 41 करोड़ जनधन खाते उन्होंने खोले, इट इज देयर अचीवमेंट। और जब वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की उनके कंट्रीब्यूशन पर खुद को ये बताती है कि ये हमारा अचीवमेंट है, और दूसरी तरफ में वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेचने के लिए निकाल दे रही है जस्ट बाय सेइंग कि उनका एनपीएस बढ़ गया है। सर, एनपीए बढ़ने के पीछे भी सरकार ही पूरी तरह से जिम्मेदार है, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि इन्होंने कैसे, क्या एक राज्यसभा का एमपी आपका देश छोड़ के चला जाता है, यू डोंट इवन नो अबाउट इट। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल सर। ये सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि ये सरकार की नीतियां है। अगर कोई आदमी फ्रॉड करता है, कोई आदमी बैंक का कर्ज जान के अगर डुबाता है, तो उसे पकड़कर उसकी सारी संपत्ति बेचकर दैट कैन बी रिकवर्ड वेरी वेल, बट दिस गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल डूइंग इट। इसका मतलब कि वो चाहती नहीं है कि उनके जो दोस्त है या जो उनके फिनांसर है उनको किसी भी तरह से कोई तकलीफ हो, और इसलिए उन्होंने ये पब्लिक सेक्टर बैंक को बेचने का मसला आगे बढ़ाया है। दूसरा इसमें जो मायना जो मैं कह रहा था वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आज की तारीख में सर, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक जब रिक्रूटमेंट निकालती है तो आप बताइए वो क्या डायरेक्ट कंपटीशन में रिक्रूटमेंट निकालती है? बिल्कुल नहीं निकालती। वो ओपन कंपटीशन में कभी रिक्रूटमेंट नहीं निकालती। उन्हें जितने लोगों की जरूरत पड़ती है वो उतने रेफरेंसेस लेकर आती है, और रेफरेंसेस के जरिए उनकी नौकरियां भरी जाती है। दे डू नॉट हैव ओपन कंपटीशन। और अगर वो ओपन कंपटीशन नहीं करते तो जो लोग पहले से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, जो पहले से प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्हीं के रिश्तेदार वहां पर नौकरी पे लगते हैं, उन्हीं के रेफरेंसेस वहां पर नौकरी में लगते हैं। स्लम तक के कैसे पहुंचेंगे सर? स्लम का बच्चा एम्प्लॉयमेंट कैसे ले पाएगा? ये आईबीपीएस है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए ये ओपन कंपटीशन होती है, और इसलिए स्लम का बच्चा, गांव गांव का बच्चा भी ओपन कंपटीशन में अपना रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन करता है। प्राइवेट सेक्टर में कैसे हो पाएगा? तो ये एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा थ्रेट होगा। आज की तारीख में जो लोग बैंक्स में काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और प्राइवेट भी हो जाने के बाद में वो करते रहेंगे। बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट जनरेशन? व्हाट अबाउट नेक्स्ट कमिंग एम्प्लॉइज? उनका क्या होगा? उनके लिए ये ओपन कंपटीशन बंद हो जाएगी पूरी तरह से। तो जो तबका जो गांव में रहता है, जो रिमोट एरिया में रहता है, जो स्लम में रहता है, जिनके कोई रेफरेंसेस नहीं होते, वो लोग कैसे नौकरी पर आ पाएंगे? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर देम टू गेट इनटू द एम्प्लॉयमेंट। तीसरा मुद्दा जो मैं कह रहा था कि रिजर्वेशन पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, तो सर 1991 से जब से हमारे देश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आया, तब से ही रिजर्वेशन को कम करने का एक प्रकार का षड्यंत्र मैं मानता हूं कि चाहे सरकारें कोई भी हो, हर सरकार ने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी भी तरह से रिजर्वेशन को कम किया जाए, वो चाहे बाय हुक हो या बाय क्रुक हो। तो उन्होंने पहले कोशिश की लिबरलाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के और ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट पर, ये मार्केट को पूरी तरह से उन्होंने लिबरल कर दिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगा, दैट इज नेसेसरी इन अदर पार्ट्स। लेकिन उन्होंने जब एलपीजी को अलाउ किया, इसका मतलब कि उन्होंने मार्केट ओपन कर दिया, और मार्केट ओपन कर दिया प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, तब से रिजर्वेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। और आज की तारीख में वापस ये गवर्नमेंट ये करना चाहती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये वही सरकार थी, ये इसी सरकार के लोग थे जिन्होंने मंडल कमीशन का सबसे बड़ा विरोध किया था, और इस देश में दंगे हुए थे, रथ यात्रा निकाली गई थी उसके विरोध में। तो सर, ये सरकार चाहती नहीं है कि रिजर्वेशन इस देश में लगा रहे। अब रिजर्वेशन आप डायरेक्टली निकाल नहीं सकते, रिजर्वेशन को आपको कम करना है, तो रिजर्वेशन कम करने के लिए दूसरा मसला यह है कि आप प्राइवेटाइजेशन कर दो, और प्राइवेटाइजेशन के जरिए रिजर्वेशन को कम करने का ये षड्यंत्र है, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। आप एक रिजर्वेशन का भी मुद्दा लेके आए इसमें बीच में, और रिजर्वेशन इस देश की बहुत बड़ी जरूरत रहा है, और हमने रिजर्वेशन से एक पूरे तबके को आगे आते हुए भी देखा।
और आपने जनधन योजना के बारे में भी बात करी। ये इस सरकार का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ये वो चीज थी जो किसी ने नहीं सोचा था कि होगा। मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना अपने पीक पर था, सबसे ज्यादा चल रहा था, तब बैंक एम्प्लॉयज ही थे, और स्पेशली वो प्राइवेट बैंक्स नहीं, गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉयज थे, जो अपनी जान पर खेल के, अपनी डर को पीछे रखकर बैंकिंग सर्विसेज दे रहे थे, और वो एक बहुत बड़े कोरोना वॉरियर्स थे। आपने ये भी बोला कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस को पुश किया, क्योंकि हम लोग हमारे देश में इंश्योरेंस का जो कवरेज है वो बहुत कम है, तो 12 रुपए में आपने बताया कि इंश्योरेंस लेके आए। मेरे ख्याल से अभी भी लिंक टूटा हुआ है। सिद्धार्थ सर, मैं आपके पास एक बड़ा स्पेसिफिक सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अभी तक हम लोगों की जो चर्चा चल रही है वो एक बड़े मैक्रो लेवल पे चल रही है, जहां हम बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और उसके जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपके पास एक स्पेसिफिक क्वेश्चन लेके आता हूं कि एक एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसको किस तरह से देखा जाता है जब ये बोला जाता है कि एनपीएस बढ़ रहे हैं, गवर्नेंस नहीं है। तो एक एम्प्लॉय का उसमें क्या ओपिनियन है? क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक एक एम्प्लॉय फेस करता है? क्या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस सच में आप तक पहुंच पाता है? क्या गवर्नेंस की जरूरत क्या आपको भी लगती है, या आपको लगता है कि जो गवर्नेंस है, जो आपका मैनेजमेंट है, वो सच में बहुत अच्छा चल रहा है, शायद ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ऊपर लेवल पे है? तो एक एम्प्लॉय जब बैंक में बैठता है और जब अपना काम करता है, तो उसको क्या क्या लगता है और वो इन चीजों को किस नजरिए से देखता है? सिद्धार्थ सर। जी सर, एक एम्प्लॉय के तौर पर मैं ये मानता हूं कि जब नेशनलाइज बैंकों में जब एम्प्लॉय काम करता है और जब उसे ऐसी बातें पता चलती है कि गवर्नेंस की वजह से आपकी बैंक प्राइवेटाइज हो रही है, तो ये मतलब बहुत हास्यास्पद चीज है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऐसा मैं इसके लिए मानता हूँ कि दो तीन रीजन जो बताए गए, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सीनियर पैनलिस्ट, दो तीन मुद्दे जो बताए गए जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसमें गवर्नेंस का एक मुद्दा बताया गया, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का मुद्दा बताया गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कर्ज माफी वगैरह जो कुछ भी बताया गया, सर ये सारे के सारे विषय गवर्नमेंट रिलेटेड है। इट हैज नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक मैनेजमेंट। ये जब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होता है, अगर गवर्नमेंट ये मानती है कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बंद कर दे। ये तो बैंक एम्प्लॉय ने या बैंक मैनेजमेंट ने नहीं कहा कि आप गवर्नमेंट इंटरफेयर करें। सेकंड चीज कि गवर्नेंस अच्छा नहीं है सर। द बैंक इज गवर्नड बाय द मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। यू वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस लिंक। द बैंक इज रन बाय द मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नेंस कैसा फेल हो सकता है? अगर गवर्नेंस फेल हो रहा है, इसका मतलब कि गवर्नमेंट फेल हो रही है। और ये मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तीसरा मुद्दा ये कि हम कह रहे हैं कि कर्ज माफी आती है, अलग अलग पॉलिसीज आती है जिसकी वजह से एनपीए बढ़ता है। सर कर्ज माफी बैंक अनाउंस नहीं करती है, कर्ज माफी भी गवर्नमेंट ही अनाउंस करती है, और इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉइज। ये कर्मचारियों के हाथों में नहीं है कर्ज माफी का कोई मुद्दा सामने में लाना। ये गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना एम्प्लॉय की मजबूरी होती है। और ये मुद्दे प्राइवेटाइजेशन की वजह नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। सर एक एम्प्लॉय के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा आता है, तो सर 1000 नौकरियां जब निकलती है ना मार्केट में, जब कोई बैंक या कोई आईबीपीएस जब 1000 नौकरियां निकालती है, सर लाखों लोग वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं रिक्रूटमेंट पाने के लिए। लाखों लोग मैं कह रहा हूँ, 1000 फॉर्म के लिए 20 लाख लोग कम से कम फॉर्म भरते हैं और तब जाकर वो सिलेक्ट होते हैं उसमें। और आज की तारीख में भी आईबीपीएस जब एग्जाम ले रहा है तो लाखों लोग लाइन में लगे पड़े हैं, और वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं। और जिस समय में उनका अपॉइंटमेंट होगा और ये पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर बैंक इज प्राइवेटाइज्ड, सर वो पूरा मोरल डाउन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उनमें काबिलियत नहीं है, वो अगर लाखों लोगों को पीछे छोड़कर अपॉइंटमेंट पाते हैं, इसका मतलब कि उनमें काबिलियत है। और इन काबिलियत पाने वाले, काबिलियत होने वाले लोगों को अगर ऐसा बोला जाए कि आपकी कमजोरी है या आपका गवर्नेंस ठीक नहीं है या आप ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे, मुझे ये लग रहा है कि ये उनका अपमान करना होगा। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, इट इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, एंड गवर्नमेंट शुड एक्सेप्ट कि प्राइवेटाइजेशन वो अपने कुछ साथियों को मदद करने के लिए कर रहे हैं। इट इज अ रॉन्ग पॉलिसी विच नीड्स टू बी चेंज। वो उन्होंने चेंज करना चाहिए। और हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या हर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का एम्प्लॉय ये मानता है
कि गवर्नमेंट की हर पॉलिसी को सफल बनाने के पीछे उनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो करते हैं क्योंकि उसमें सोशल एंगल छुपा हुआ होता है। आज आप एलआईसी में कोई क्लेम भेजिए, उनका जो इंश्योरेंस जिसकी हम पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई की हम बात करते हैं, आप उनमें क्लेम भेजिए, वो क्लेम आपको पास होकर ही मिलेंगे। ये गवर्नमेंट स्कीम है और ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का सोशल एंगल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट सेक्टर ये नहीं करता है सर। और अगर हमें इस देश में हर जगह पर सिर्फ बिजनेस बिजनेस ही देखना है, सो आवर प्राइम मिनिस्टर हैज वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली इन द सेंस ही हैज मेंशन्ड कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। तो फिर गवर्नमेंट का काम क्या है? व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट? समवेयर वी नीड टू थिंक ऑफ द सर्विसेज, और बैंक के मार्फत गवर्नमेंट अपनी सारी सर्विसेज गरीब लोगों तक के पहुंचाती है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर भी, अगर वो सिर्फ बिजनेस बिजनेस तो सर हो रहा है ना, सभी नेशनल बैंकों को कमर्शियल बैंक्स कहा जाता है, तो वो बिजनेस कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बिजनेस कर रहे हैं, जितना मुमकिन हो सकता है उतना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ पे आप सर उनको अटल पेंशन योजना का टारगेट देते हैं, एक तरफ पे आप उनको जीवन ज्योति योजना का टारगेट देते हैं, जनधन योजना का टारगेट देते हैं, आप उनको हर पॉलिसीज का, हर गवर्नमेंट स्कीम्स का टारगेट दे देते हैं, और वो टारगेट देने के पीछे उन्हें गधे की तरह दौड़ाते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि भाई आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स एम्प्लॉइज का खुले तौर पर अपमान करना है, और इसका मैं निषेध करता हूँ। थैंक यू सर, आपने बहुत ही दो इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगी इसमें, और थोड़ा सा मुझे उसमें ऐसा लगा कि शायद मैंने पहली बार वो सुना। एक तो, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, आपने ये बोला कि बैंक को बिजनेस के तौर पे ना देखा जाए, उसको सर्विस के तौर पे देखा जाए, और एक नेशनल सर्विस के तौर पे देखा जाए, तो शायद हम उसमें ज्यादा जस्टिस कर पाएंगे। और आपने ये भी बोला कि क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉई है वो इतने टफ कंपटीशन के बाद आया है, तो ऑब्वियस है कि उसके पास बहुत क्वालिटी होगी, और उसको अगर हम अच्छे सेशन में भी, कि कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स करी जाती है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो या छोटे लेवल पे हो, और पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है उसके बाद ही सारे कारण गिना दिए जाते हैं। मैं सिद्धार्थ राउत जी सर आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा कि आपका क्या विचार है सर अब इस पूरे इशू पे, और आपको क्या वे फॉरवर्ड लग रहा है सर, आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा? जी हाँ, मैं धमीजा सर की बातों से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, उनसे बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ। उन्होंने जो बात कही कि बैंकर्स को बैंकिंग करने देना चाहिए, ये बहुत सही मसला उन्होंने यहाँ पर उठाया। सर मैं यहाँ पर ये बात करना चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन का ये डिसीजन गवर्नमेंट का पूरी तरह से गलत डिसीजन है, और रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिफॉर्म समय समय पर होने चाहिए। जिस तरह से प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ वो भी एक प्रकार का रिफॉर्म था, जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बोलिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज में एफडीआई का निवेश किया गया, रिफॉर्म्स एक प्रकार का था, ईज रिफॉर्म्स लाए गए हमारी बैंकिंग में, जरूरत थी, तो रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर रिफॉर्म्स करते टाइम पे अगर आप उन्हें प्राइवेटाइज कर दोगे और उसे अगर आप रिफॉर्म का नाम दोगे, तो ये लोगों के साथ मजाक किए जैसा होगा। मैं ये मानता हूं कि आज पब्लिक सेक्टर बैंक की क्या हालत है, नेटवर्क बढ़ते जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहा है, रिमोट टू रिमोटेस्ट एरिया में ब्रांच खोली जा रही है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं बढ़ाए जा रहे। आज एक रूरल एरिया की भी अगर आप बात करें तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए वहां पर कस्टमर बेस होता है, और वहां 3 से 4 लोग बैठकर उतने बड़े कस्टमर बेस को संभालते हैं। उनके ऊपर वो जो लोड आता है उस लोड को कम करने का बात नहीं किया जाता, लेकिन ईज पॉलिसीज निकाली जाती है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर हमें गवर्नमेंट बैंक से वही परफॉर्मेंस चाहिए है जो प्राइवेट बैंक से हम मतलब उनसे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको वो सारी सुविधाएं भी गवर्नमेंट बैंक्स को देनी पड़ेगी। आपको गवर्नमेंट बैंक्स का स्टाफ कैडर बढ़ाना पड़ेगा, आपको कस्टमर बेस के आधार पर यह तय करना पड़ेगा, जिस तरह से शिक्षक के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तय किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको एक बैंकर के लिए नंबर ऑफ कस्टमर्स भी तय करने पड़ेंगे, सो दैट वो हर किसी तक के अच्छी सुविधा दे सकेगा। और मुद्दा बार बार ये आता है कि कस्टमर्स का कंप्लेंट ये होता है कि कस्टमर सर्विस नहीं मिलती है। कस्टमर सर्विस नहीं मिलना यही कस्टमर का एक प्रकार का रोष होता है। तो कस्टमर सर्विस देने के लिए हर एम्प्लॉय पढ़ा लिखा एम्प्लॉय होता है, मिनिमम ग्रेजुएट होता है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, और वो जानता है कस्टमर सर्विस का वैल्यू क्या है, वो देना चाहता है कस्टमर सर्विसेज। लेकिन कहीं ना कहीं वो हदबल हो जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज, मे बी बिकॉज ऑफ सम अदर स्टाफ रिस्ट्रेंट्स इश्यूज, ये चीजें होती है।
और जहां पर ये चीजें सेटल हो जाएगी, ये मुद्दे नहीं आएंगे। कस्टमर सर्विस, बेहतरीन कस्टमर सर्विस पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हो सकती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक ये दूर दूर तक पहुंचा हुआ बैंक है, गांव गांव तक पहुंचा हुआ बैंक है, और पब्लिक सेक्टर बैंक का एक अपना स्टेटस है रूरल एरिया में आज भी। तो मैं ये मानता हूं कि प्राइवेटाइजेशन का ये मसला पूरी तरह से गलत है। अगर हमें रिफॉर्म्स लाने हैं तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और ज्यादा मजबूत करिए, आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और ज्यादा सहयोग कीजिए। उसको प्राइवेट करना, ये मैं मानता हूं कि एक प्रकार का मजाक होगा। धन्यवाद सर आपके रिमार्क्स के लिए। अब हम लोग कार्यक्रम के अंत में आ गए हैं। हम लोगों ने एक पूरा चक्र होते हुए देखा, जो शायद 1955 से शुरू हुआ, जब एसबीआई में गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई और उसको कंट्रोल में लिया। फिर 1969 में हमने देखा 14 बैंकों को निजीकरण, राष्ट्रीयकरण किया गया निजी क्षेत्र से। उसके बाद 1980 में मोरारजी गवर्नमेंट ने, जो कि एक अपोजिशन की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी राष्ट्रीयकरण किया 6 बैंकों का। और उस समय बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए गए उस राष्ट्रीयकरण के। उस समय भी बहुत सारे उसके अगेंस्ट में लोगों ने बोला कि क्यों किया जा रहा है, पर बहुत सारे सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। फिर सडनली 1991 से एक डिबेट शुरू हो गई, जिसमें ये बोला जाने लगा कि गवर्नमेंट का काम बैंकिंग नहीं है या बिजनेस नहीं है। पर क्या बैंकिंग बिजनेस है, ये शायद अभी तक डिबेट में क्लियर नहीं हो पाया। सर, आप सब लोगों ने अपना समय दिया। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। आप लोग सिर्फ अपने काम में ही नहीं, आप ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है इसमें भी इन्वॉल्व हैं, और आप लोग उसको भी कर रहे हैं। पर उसके बाद भी आपने अपना समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ। और 10 न्यूज और 10 न्यूज के दर्शकों के बिहाफ से मैं आपको बोलता हूं कि हम लोग सच में बहुत आभारी हैं। और हम हो सकता है एक इस डिबेट को आगे भी ले जाएं, क्योंकि जैसे जैसे हमें परिस्थितियों का पता लगेगा, हम लोग शायद एक बार और मिलके बैठें और इस चर्चा को और आगे ले जाएं। बहुत सारे नए विषय सामने आए, जो कि सच में गौर करने लायक थे कि क्या बैंकिंग एक बिजनेस है, क्या रिफॉर्म्स ही हो सकते हैं, और क्या प्राइवेटाइजेशन ही एक उसका सॉल्यूशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी जा सकती हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने देखी कि जो गवर्नमेंट ने, जो बैंक्स ने जो काम किया था, जैसे पीएमजे वाई के जो खाते खोले गए करोड़ों, क्या वो पॉसिबल थे। मैं यहाँ पर सर एक चीज और अंत में बोलता हूँ कि जब बैंकिंग इंडस्ट्री में एक रिसेशन आया वर्ल्ड अक्रॉस, उस समय बिल्कुल हमारा देश अछूता रहा उससे। तो क्या ऐसा नहीं है कि ये हमारे सरकारी बैंकों के कारण हुआ? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज हमारे दर्शकों को सोचने के लिए मजबूर करेंगे। मैं फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सर, आप लोगों ने टाइम निकाला और इससे हमें बहुत ज्यादा सीखने को मिला। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम को अब मैं अंत करता हूँ। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।